चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज 27 दिसंबर है और आज ही के दिन से भारत सरकार ने श्री अरबिंदो के 150वें हैप्पी बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए एक कमेटी बनाई है। ये जो श्री अरबिंदो साहब है, इनका जन्म 1872 में हुआ था, तो 2022 में इनके जन्म को 150 वर्ष पूरे होंगे और इनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाने के लिए भारत सरकार ने एक 53 मेंबर कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो श्री अरबिंदो, इनका जन्म 1872 में कोलकाता में हुआ था और ये लगभग 8-10 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ ये इंग्लैंड मूव करके वहाँ पे इन्होंने जो ICS थी उसका एग्जाम दिया, उसको क्रैक किया। 11th रैंक इनकी आई थी, लेकिन इन्होंने ट्रेनिंग ढंग से उसकी नहीं की, इसलिए इनको ICS से निकाल दिया गया। बाद में 1892 में ये भारत वापस आ जाते हैं और फिर यहाँ पे बड़ौदा में फ्रेंच के प्रोफेसर बन जाते हैं, बच्चों को फ्रेंच सिखाते हैं। लेकिन अरबिंदो को सबसे बड़ा योगदान है बंगाल पार्टीशन के समय, और बंगाल पार्टीशन के समय जब बंग भंग आंदोलन चल रहा था तो अरबिंदो साहब, श्री अरबिंदो ने बहुत ही अच्छा इसमें एक तरह से पार्ट लिया था। इन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस का रास्ता दिखाया था कि भाई, इनका ये कहना था, देखिए अंग्रेजों से भी हम लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम अंग्रेजों को हक से मना कर सकते हैं। तो इन्होंने पैसिव रेसिस्टेंस का रास्ता दिखाया था। बाद में जब बंग भंग का जो आंदोलन चला था उसमें एक बहुत एक स्पेशल आंदोलन था उस समय, इसका नाम आप लोगों को शायद ध्यान होगा, स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी मूवमेंट में ये काफ़ी बड़ा उनका नाम था और इन्होंने उस समय पैसिव रेसिस्टेंस की बात की थी कि हमें अंग्रेजों की बात नहीं मानना है। अंग्रेजों ने बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए हैं, कर्जन ने 2 टुकड़े कर दिए हैं, तो हमें इस चीज़ को नहीं मानना है और हम चाहते हैं कि बंगाल को वापस जोड़ा जाए। लगभग 2 साल ये आंदोलन चला, फिर धीमे धीमे एक तरह से जब ठंडा पड़ने लगा तो इन पर एक केस चलाया गया। उस केस का नाम था क्या? उस केस का नाम था अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। और इस केस के तहत इनको जेल में डाल दिया गया था। असल में इस केस में क्या था, आपने खुदीराम बोस का नाम सुना होगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों ने कोशिश की थी मजिस्ट्रेट को मारने की, लेकिन ये असफल रहे। और ये अलीपुर की घटना है, अलीपुर मतलब बंगाल में जगह थी, वहाँ की ये घटना है। तो इसको कहा जाता है अलीपुर षड्यंत्र केस और इसमें इनका नाम आया था, इनको जेल हुई थी। बाद में कहते हैं जेल में ही इनको सपना आया था, स्वामी विवेकानंद को दिखे थे और फिर ये जो एक्टिव पॉलिटिक्स लाइफ थी इसको छोड़ दिया इन्होंने और ये योगा की ओर चले गए, ये ध्यान की ओर चले गए। इन्होंने पॉलिटिक्स संन्यास ले लिया और ये चले गए कहाँ? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी क्यों चले गए? पौंडीचेरी में उस समय फ्रांसीसियों का रूल था, अंग्रेजों से दूर ये पौंडीचेरी चले गए और वहां पे इन्होंने आश्रम बनाया। उस आश्रम का क्या नाम था? उस आश्रम का नाम है अरुविले, अरुविले आश्रम, अरुविले आश्रम। और जब ये स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे तो उस समय इन्होंने जुगांतर नाम से पत्रिका निकाली थी। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन से लगभग 4 साल पहले 1902 में बंगाल में एक सोसाइटी का भी गठन किया था, इसका नाम था अनुशीलन समिति। और इनका ये कहना था कि भाई, अगर अंग्रेजों से बल प्रयोग करके लड़ना पड़े तो भी कोई गलत नहीं है। तो ये अनुशीलन समिति की 2 ब्रांचेस बनी थी, एक तो बनी थी कोलकाता वाली या बंगाल वाली, कोलकाता अनुशीलन समिति, और एक बनी थी ढाका वाली। और ये एक तरह से अखाड़ा था जहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जाता था कि आपको लड़ाई करना है, आपको लड़के पावर से अंग्रेजों को भगाना है। तो अनुशीलन समिति के लिए भी जाने जाते हैं। और बाद में देखिए ये एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेके इन्होंने अरुणवेले आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? पौंडीचेरी में। इन्होंने एक किताब लिखी थी, ऐसे ऑन गीता, ऐसे ऑन गीता। एक और लिखी थी द डिवाइन लाइफ। तो श्री अरबिंदो जो है ये काफ़ी सम्मानीय व्यक्ति हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, और इनके 150वां जो बर्थडे है ये कब मनेगा? 2022 में। और 2022 में भारत सरकार क्या मना रही है? 2022 में भारत सरकार मना रही है अमृत महोत्सव, यानी आज़ादी के 75 वर्ष। तो इसी को महत्वपूर्ण तरीके से बनाने के लिए इन्होंने एक 53 मेंबर समिति का गठन किया है, जिसकी खुद जो पहली जो बैठक थी उसको प्रधानमंत्री मोदी ने इसको अटेंड किया। और ये चाहते हैं कि साल भर में ये जो
कमेटी है ये अरविंदो के विचारों को, अरविंदो के दृष्टिकोण को देश भर तक फैलाए और 2022 में हम इनका 150वां जो बर्थडे है 150th बर्थडे को धूमधाम से सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये देश के अमृत महोत्सव के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो आपको तारीख याद नहीं करना कि 27 तारीख उनका बर्थडे, आपको ये ध्यान रखना है कि किस महापुरुष की, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 150वीं वर्षगांठ आ रही है, क्योंकि इसके लिए बाकायदा समिति बनी और उसके मुख्य प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो ये चीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नीचे मिल जाएगी जो मैंने आपको अभी तक कहानी समझाई है। अब आज का जो ये मैंने बनाया करंट अफेयर्स, ये एमपी स्पेशल ज्यादा है, इसमें एमपी की न्यूज बहुत मिलेंगी आपको। मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते एक ऐसा बना दूं जिसमें एमपी की न्यूज आ जाए। तो अभी हाल ही में एक किताब का विमोचन किया गया, इस किताब का नाम है बाल पोषण किताब। बाल पोषण किताब लिखी किसने है? इसको लिखी है ह्यूमन राइट कमीशन ने। तो ह्यूमन राइट कमीशन की जो किताब है बाल पोषण किताब, इसको लॉन्च किसने किया? तो हमारे राज्यपाल जो मंगू भाई पटेल, इन्होंने लॉन्च किया है। अब ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका कानून 1993 में आया है और ये 1+4 मेंबर बॉडी है, मतलब इसमें एक इसके चेयरमैन होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, ये मतलब परमानेंट 5 लोगों की बॉडी है और इसके साथ प्लस 4 लोग और ऐड हो जाते हैं। तो ये जो 4 लोग हैं इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इस संस्था का गठन कानून द्वारा होता है, उसे संवैधानिक संस्था ना कह के क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी, हिंदी में कहते हैं वैधानिक संस्था। तो ये एक वैधानिक संस्था है और इसमें जो इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होंगे। सब शर्तें ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा, ये तो हो गए मेन, यानी 1+4 में ये तो हो गए 1। अगला जो मेंबर होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, दूसरा मेंबर किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और 2 जो मेंबर हैं वो ह्यूमन राइट्स के जानकार होने चाहिए। तो 1+4 तो ये हो गए। और ये माइनॉरिटी कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, वुमेन कमीशन, इनके 4 मेंबर भी और इनके साथ हो सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा। 1993 के कानून से ये हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पाए हैं और इसी का एक जो प्रतिबिंब है, जो इसका मिरर है, वो आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको राज्यों में मिलेगा, स्टेट में मिलेगा। और स्टेट में भी 1+4 मेंबर बॉडी है। बस स्टेट में अंदर ये हो जाता है कि जहाँ पे हम केंद्र वाले में हमने देखा था कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वहां पे है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है इसमें। जहाँ वहां पे सुप्रीम कोर्ट लिखा है यहाँ पे हाई कोर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा राज्य के निर्वाचन, राज्य के ये ह्यूमन राइट कमीशन। चलिए, ध्यान रखिएगा ये किताब है बाल पोषण किताब, जिसको ह्यूमन राइट जो कमीशन है उसने लिखा है और इसको लॉन्च की थी मंगू भाई पटेल, जो हमारे अभी क्या है वर्तमान में एमपी के राज्यपाल। अब मध्य प्रदेश में कहाँ पहली बार आईवीएफ तकनीक से टेस्ट ट्यूब बेबी, एनिमल बेबी पैदा किए जा रहे हैं? तो ये पैदा किए जा रहे हैं भोपाल में। देखिए, आईवीएफ तकनीक को कहते हैं इंग्लिश में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक इसका और नाम है एआरटी। एआरटी मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक। जब नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में जैसे कहते हैं प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, चाहे ह्यूमंस में चाहे एनिमल्स में, तो हम परख नली के द्वारा एक टेस्ट ट्यूब के द्वारा वो जो भ्रूण है, जो जाइगोट है, उसको बनाते हैं, फिर उसको वापस जो वॉर्म है उधर में डाल देते हैं। तो इसे कहते हैं आईवीएफ तकनीक। दुनिया भर में अभी तक इंसानों के 40 लाख आईवीएफ बच्चे पैदा हो चुके हैं, 40 लाख। लेकिन एनिमल में, जानवरों में ये भी नया ट्रेंड है कि जो मैंने तस्वीर लगाई है, ये एक भैंस है और इसका नाम है बन्नी। बन्नी भैंस। तो बन्नी पहला एनिमल है भैंस में जो कि आईवीएफ तकनीक से पैदा हुआ है। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश में भी जो हमारे कैटल्स हैं उनमें आईवीएफ तकनीक से काफी बच्चे पैदा किए जाने की कोशिश की जा रही है और ये कहाँ हो रहा है? भोपाल में। तो ध्यान रखिएगा आईवीएफ का फुल फॉर्म, आईवीएफ का एक और नाम क्या है? एआरटी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक।
अब मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला लग रहा है। कहाँ लग रहा है ये, मतलब जो चल रहा है, इसका नाम है भोपाल में चल रहा है, और इसका दूसरा नाम है हर्बल फेयर। यानी भाई जंगल है, जंगल में क्या मिलेगी हमें, जड़ी बूटियां मिलेंगी। जड़ी बूटी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, हर्बल बोलते हैं। तो ये चल रहा है भोपाल में। अब हर साल 22 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट डे। फॉरेस्ट डे कब मनाते हैं, 22 मार्च को। अब अभी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की, इस रिपोर्ट ने हमें बताया है कि देश में जो फॉरेस्ट कवर है वो 224.60 देश का फॉरेस्ट कवर है। और इसने ये बताया है कि सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट की वो कर्नाटका में हुई है, पहली रैंक। दूसरी रैंक में आंध्र प्रदेश है, यानी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। और तीसरी रैंक पे कौन है, केरला, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। और हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर जंगल आपको चाहिए तो कहाँ मिलेगा, पहला तो एमपी फर्स्ट रैंक, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा जंगल है आपको यहाँ पे, यानी प्रति स्क्वायर किलोमीटर वर्गफल के एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो। थर्ड में कौन है, छत्तीसगढ़। फोर्थ में कौन है, उड़ीसा। और फिफ्थ में कौन है, महाराष्ट्र। यहाँ सबसे ज्यादा जंगल है। ठीक है। और एक चीज शायद मैंने गलत बोल दी है, जो फॉरेस्ट डे है, यानी फॉरेस्ट डे मनाया जाता है 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मध्य प्रदेश का अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं, मध्य प्रदेश का कितना एरिया है, 77,042 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश में क्या है, जंगल है, फॉरेस्ट है, 77,042 जंगल है। 2019 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसने बताया है कि देश में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। और सबसे ज्यादा जो जंगल बड़े हैं उसके बड़े हैं, बैम्बू के बड़े हैं, यानी बांस के बड़े हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यहाँ पे हेल्थ सर्वे की बात हो रही है और ये 5वां हेल्थ सर्वे है। सबसे पहला वाला 1992 में आया था, उसके बाद हम बात करेंगे तो 98 में आया था, फिर तीसरा वाला 2004-05 में आया था, फिर चौथा वाला 2015 में आया था, और पांचवा अभी आया है। यानी सरकार जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय, वो सर्वे करता है कि भाई हमारे देश में किस तरह की हेल्थ है, किस तरह का स्वास्थ्य है। तो ये जो 5वां सर्वे हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो वाला जिला है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाला जिला है, वो कौन सा है, खंडवा, मध्य प्रदेश में। सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो लिंगानुपात, भोपाल। ये लिंगानुपात कैसे देखा जाता है, प्रति 1000 बच्चों में कितनी लड़कियां हैं, कितनी गर्ल है। तो जैसे भोपाल में 1000 लड़कों में 1261 लड़कियां हैं, खंडवा में 1000 लड़कों में 1272 लड़कियां हैं। और सबसे कम जो लिंगानुपात है सेक्स रेशियो, वो कहाँ है, दतिया और सतना में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन कराता है, स्वास्थ्य मंत्रालय कराता है। और इसमें ये एक चार्ट मैंने इसमें डाला है, इस चार्ट को हल्का सा पढ़ते हैं थोड़ा सा हम। देखिए मैंने बोला था चौथा वाला कब हुआ था, 2004 में। तीसरा वाला कब हुआ था, 5-6 में हुआ था। इसके पहले कब हुआ था, 98 में दूसरा, उसके पहले 92 में पहला। तो इसमें देखिए कि 6 महीने से लेकर 59 महीने के जो बच्चे हैं, उनमें से एनीमिक कितने बच्चे, एनीमिया कितने को है। तो पहले 58% बच्चों को था, और ये बढ़ गया, मतलब हमारे देश में एनीमिक बच्चों की, एनीमिया ग्रसित बच्चों की संख्या बढ़ गई, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। भाई बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा, 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे स्टंटेड, स्टंटेड मतलब होता है जिनकी हाइट उम्र के साथ ना बढ़े, हाइट वर्सेस एज, जितनी एज है उतनी हाइट ना हो, उन्हें स्टंटेड कहते हैं। तो ये संख्या कम हुई है, ये ठीक है भाई। पहले 38% थे, अब 35%। 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जो वेस्टेड है, वेस्टेड मतलब उम्र के हिसाब से वजन ना रहे, वेट ना रहे, उसे वेस्टेड कहते हैं।
तो पहले 21% ऐसे थे, अब 19 है, ये भी ठीक है, चलो कम हो रहा है। फिर जो बहुत ज्यादा वेस्टेड है, मतलब उनकी उम्र के हिसाब से उनका वजन बहुत ही कम है, ये फिगर बढ़ गया है, ये फिगर बढ़ गया है, ये भी ये खतरा वाली बात है, ये खतरे वाली बात है कि ये बढ़ने नहीं चाहिए। कि 5 साल से कम बच्चे जो अंडर वेट है, ये फिगर कम हुआ है, ये ठीक है। 6 से 23 महीने के बच्चे जिनको ठीक ठाक खाना मिल रहा है, ये फिगर बढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात है, खाना अच्छा मिल रहा है। और इंस्टीट्यूशनल बर्थ मतलब अस्पतालों में डिलीवरी हो रही है, ये फिगर ही बढ़ा है, ये भी अच्छी बात है। तो ये कुछ एक मैंने स्नैपशॉट रखा कि आप देखिए कि क्या क्या है। तो कुछ फिगर डराने वाले हैं, कुछ बढ़िया फिगर है। अब मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा और दूसरा गुलाब उद्यान बनने वाला है ग्वालियर में। गुलाब उद्यान, रोज गार्डन, यानी मतलब यहाँ पे जो गुलाब है उनकी बहुत सारी वैरायटी रखी जाएगी। तो सेकंड रोज गार्डन बन रहा, तो फर्स्ट कहाँ बना है? तो फर्स्ट है भोपाल में, लेकिन भोपाल वाला काफी छोटा है, यहाँ पे कई जो वैरायटीज के जो गुलाब है वो रखे गए हैं। और दूसरा वाला कहाँ बन रहा है? ग्वालियर में, लगभग 95 एकड़ में ये बनेगा। तो अब इसके लिए जमीन जोड़ी जा रही है और बनेगा ग्वालियर में। सेकंड रोज गार्डन कहाँ बनेगा? ग्वालियर में। पहला कहाँ बना है? भोपाल में। फिर एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंडिया स्किल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है, और यहाँ की महिलाओं को देश में तीसरे नंबर की रैंक मिली है, जो इनके पास स्किल है, जिनके पास हुनर है। तो पहली रैंक किसके पास है? महाराष्ट्र के पास। दूसरी रैंक किसके पास है? गुजरात के पास। और तीसरी रैंक किसके पास है? एमपी के पास। अच्छी बात है कि हमारे मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो कम से कम स्किल में, हुनर में महाराष्ट्र और गुजरात से पीछे हैं और बाकी राज्यों से ऊपर है, ये अच्छी बात है। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट जो है उसमें मध्य प्रदेश में महिलाओं की जो हुनर है उसको थर्ड रैंक पे मापा गया है। अब मॉस्को में एक चैंपियनशिप आयोजित हुई, इसका नाम है पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप, और इसमें गोल्ड मेडल जीता है, ये भोपाल की है भावना टोकेकर। ये जो महिला है, इनके 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन है और बड़े बड़े बच्चे हैं, लगभग 45 साल की उम्र है। और इस उम्र में ये देखिए ये ये पावर लिफ्टिंग कर रही हैं, और इन्होंने मॉस्को में क्या जीता है? गोल्ड मेडल। तो आपको ध्यान रखना है, भोपाल से वेट लिफ्टिंग करती हैं और इनका नाम है भावना टोकेकर। ठीक है। सन 2000 में सन 2000 में पहली महिला, फर्स्ट फीमेल जिसने ओलंपिक में मेडल लाया था, ये भी एक महिला थी, इनका नाम था कर्नम मल्लेश्वरी। और वो भी क्या कर रही थी? कर्नम मल्लेश्वरी भी वेट लिफ्टिंग करती थी। कर्नम मल्लेश्वरी जो पहली महिला थी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल लाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भावना टोकेकर भोपाल से बिलोंग करती हैं और ये पावर लिफ्टिंग करती हैं। तानसेन समारोह शुरू कहाँ हुआ है? ग्वालियर में। ग्वालियर में क्यों शुरू होता है भाई? तानसेन जो है, तानसेन के जो गुरु थे, इनका नाम था मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस, इनकी समाधि के साथ इनकी समाधि भी लगी हुई है तानसेन साहब के। मोहम्मद गौस की समाधि कहाँ मिलेगी आपको? ग्वालियर में। तानसेन साहब भी कहाँ से हो रहे हैं? ग्वालियर में। जबकि रामतनु पांडे इनका नाम था, रामतनु पांडे जी, लेकिन इन्होंने अपने गुरु के कहने पे इस्लाम धर्म अपना लिया था। और तानसेन समारोह कहाँ होता है? ग्वालियर में। ये 2 लाख रुपए का पुरस्कार इसमें दिया जाता था, तानसेन पुरस्कार, लेकिन अभी शायद कल ही की बात है, इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। तो तानसेन और कालिदास, इन दोनों पुरस्कारों को बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है, तानसेन और कालिदास को। तानसेन समारोह कहाँ चल रहा है? ग्वालियर में। और ये शास्त्रीय संगीत का समारोह है, देखिए आपको दिख ही रहा होगा, ये शास्त्रीय संगीत यहाँ पे चलता है। अब देश का पहला 3D, देश का पहला कंट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन 3D म्यूजियम कहाँ बना है? धार जिले में। धार जिले में फॉसिल पार्क है, और फॉसिल पार्क में किसके फॉसिल रखे गए हैं? डायनासोर के। 3D कैसा है भाई? वो उनकी तस्वीर खींची गई है, उनकी वीडियो बनाए गए और उनको वेबसाइट में अपलोड कर दिया है। मतलब आप उनकी वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अब ये मैंने जो हमारा जो कल्प महाकल्प है, इनका मैंने एक चार्ट रखा है कि भाई हमारी धरती कब बनी, कैसी बनी। और इसमें आप देखिए कि ये जो मेसोजोइक महाकल्प है, मेसोजोइक महाकल्प है, इसका जो जुरासिक कल्प है, जुरासिक इरा है, और ये लगभग आपको समय क्या दिख रहा है इसका? 199 मिलियन ईयर अगो से लेकर 145 मिलियन ईयर अगो से यहाँ पे जुरासिक पार्क में मिलते थे डायनासोर। और डायनासोर का ये वक्त था, और बाद में कहते हैं ऐसा कि एक उल्का पिंड, एक मेटेओराइट गिरा है धरती में और उसने डायनासोर की आबादी को खत्म कर दिया है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? किस महाकल्प में? मेसोजोइक में। तो पहले ट्राइसिया का है, फिर जुरासिक है, फिर क्रेटेशियस है।
ठीक है। और अभी हम किस इपॉक में चल रहे हैं? होलोसीन इपॉक में चल रहे हैं। होलोसीन इपॉक 10,000 वर्ष पहले से चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा जुरासिक कहाँ पड़ता है। और ये धार जो है धार में बना है 3D जो डायनासोर पार्क, असल में वो फॉसिल पार्क है, जीवाश्म उद्यान है, वहाँ पे डायनासोर के जीवाश्म अंडे रखे हुए हैं। अब ऐसा नहीं कि उस अंडे से डायनासोर निकलेगा, लेकिन है। अब 20 से 22 दिसंबर के बीच में एक समारोह हुआ भोपाल में, इसका नाम था विक्रमोत्सव। मैंने सारे समारोह के यहाँ पे लिस्ट डाल दी है कि भाई ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है, अलाउद्दीन मैयर में होता है, आमिर इंदौर में होता है, राष्ट्रीय हिंदी भोपाल में होता है। एक बार इसको पढ़ लीजिए कि कौन से समारोह कहाँ होते हैं। बहुत सारे समारोह को सरकार कराती है, बहुत सारे समारोह वहाँ की संस्था अकेडमी जो कला है वो कराती है, लेकिन एक बार देख लीजिए ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 20 से 22 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में निर्झरणी महोत्सव हुआ। निर्झरणी महोत्सव, ये जो महोत्सव है ये मध्य प्रदेश शासन MP गवर्नमेंट ने करवाया। असल में क्या है और हुआ अलीराजपुर में क्यों? देखिए अलीराजपुर में से एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम मतलब सेनानी निकले। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है बताइए? उनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। और सरकार अमृत महोत्सव के तहत चंद्रशेखर आजाद को सम्मान देने के लिए ये उत्सव कराई है। इसका नाम है निर्झरणी महोत्सव। निर्झरणी महोत्सव अलीराजपुर में क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे इनका गांव है आजाद साहब का, तिवारी जी का, भाभरा गांव, और भाभरा गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इनको सम्मान देने के लिए अलीराजपुर में निर्झरणी महोत्सव मनाया जा रहा है। और ये किसके अंतर्गत मनाया जा रहा है? अमृत महोत्सव के अंतर्गत। अमृत महोत्सव हम मनाएंगे 2022 में, अपनी आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसको लेकर 2 दिवसीय निर्झरणी महोत्सव मनाया गया विद द हेल्प ऑफ MP गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा किसको ट्रिब्यूट दिया गया? चंद्रशेखर आजाद, और इनके साथ इनके एक अभिन्न मित्र, उनका नाम है भगत सिंह। इन दोनों को ट्रिब्यूट देने के लिए निर्झरणी महोत्सव मनाया गया। निर्झरणी। और इसमें ऐसा, अब इसमें जो ट्राइबल डांस हो रहा है तो यहाँ पे जो भी लोकगीत है, लोक कला है, लोक नृत्य है, उन सबका मंचन किया गया। लेकिन अल्टीमेटली ट्रिब्यूट किसको दिया गया है? किसको सम्मान दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद को और भगत सिंह को। तो मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते एक ऐसा वीडियो ला दूं जिसमें MP रहेगा। तो ठीक लगा हो तो अप्लाई करना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।